हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। यहाँ से आपको नीट में मिनिमम टू मिनिमम आप देखो तो एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा ही, दो भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होता ही होता है, श्योर है। और दूसरा, ये चैप्टर बड़ा स्कोरिंग है, मतलब वो जो एक क्वेश्चन आएगा वो चांसेस होंगे कि आप लगा दोगे, कंप्लीट कर दोगे, अच्छे से सही करोगे टिक। क्यों करोगे? क्योंकि इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स तो नील के बराबर है, ना के बराबर न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पर ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी बाय वाले बच्चों की तो स्ट्रॉन्ग होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें दो फिनोमिनास के बारे में पढ़ना होता है, वो होते हैं एडजॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन क्या होते हैं ये सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसके बाद में समझाने पे चलता हूं। एक पोचा है, या फिर ऐसे मान लो कि एक कॉटन की गेंद है, कॉटन की गेंद है, ठीक है। उस गेंद को मैंने पानी में डुबोया, ठीक है, पानी बाल्टी में ली, उसमें पानी में डुबो दिया। फिर जब उसको बाहर निकाला तो वो भारी हो गई, और फिर मैंने उसको अंदर से फाड़ फाड़ के देखा तो पता चला कि कई देर पानी में रखने के बाद वो एकदम तर हो गई, अंदर से पानी उसमें समा गया है अच्छे से। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। पता लग रहा है, ये एब्जॉर्प्शन है। और एडजॉर्प्शन क्या है? अगर मान लो कि मैं उसी कॉटन की बॉल को जस्ट अंडर डाल के ऐसे निकाल लूँ और जस्ट थोड़ी देर में उसको एब्जॉर्ब करूं, तो मतलब ऐसा समझो कि उसके अंदर केवल अगर पानी बाहर से और उसको फाड़ के देखो तो अंदर का जो पार्ट हो उसका वो एकदम मतलब उसमें पानी गया ही ना हो, केवल बाहर से वो वेट हो, बाहर से गीली हो। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? मतलब सरफेस का फिनोमिना होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है ना वो सरफेस का फिनोमिना होता है, मतलब केवल सरफेस पर ही आपको ये एडजॉर्प्शन देखने को मिलेगा, सरफेस पर, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर। एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो इस पर आके चिपकने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो एक तरफ मान लो कि ये क्या हुए, यहां आकर के इसकी सरफेस पर चिपकते जा रहे हैं बहुत सारे, इसकी सरफेस पर चिपकते जा रहे हैं बहुत सारे। ये लो, 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 क्या लो, ये लो, ये लो। सो इस तरीके से ये क्या है? ये एडजॉर्प्शन एक्चुअली। दिस इज एडजॉर्प्शन, दिस इज एडजॉर्प्शन। और अगर ये पार्टिकल दूसरी तरफ, मैं एक दूसरा मतलब ऑब्जेक्ट ले रहा हूं जिसके अंदर ये पार्टिकल पूरे में अच्छे से अंदर तक समा गए हैं, ठीक है, थ्रू आउट द सरफेस, नहीं सरफेस के अलावा ये पूरे पार्टिकल में बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन बल्क। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड व्हाट इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यस और नो? दिस इज एडजॉर्प्शन, दिस इज एब्जॉर्प्शन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि पूरा एंटायर जो इसका बल्क है अंदर, उसमें पूरे में बल्क में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये पार्टिकल्स। अब मैं कितनी देर से पार्टिकल ये चीज बोल रहा हूं, तो ये जो चीज है इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, वो होता है एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। और ये जो ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल जिस पे ये एडजॉर्प्शन हो रहा है या फिर ये आकर के चिपक रहे हैं या मिल रहे हैं इससे, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, समझ गए? 8 इसको खाया जा रहा है, इस पार्टिकल को खाया जा रहा है 8, ठीक है। एडजॉर्बेंट जिस पे हो रहा है। अब ये जो एडजॉर्बेंट है ना, ये अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं कुछ एडजॉर्बेंट कौन कौन हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक्टिवेटेड चारकोल। ये कहाँ यूज करते हैं? जैसे मास्क वगैरह होते हैं ना, उनमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो उससे क्या होगा सर? एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा? जो भी हार्मफुल गैसेस होंगी ना, पर्टिकुलरली सेलेक्टिवली उनको अपने यहीं रख लेगा, अंदर नहीं जाने देगा। तो क्या किया उसने? गैसेज आई और यहाँ बाहर आकर के
चिपक गई एक्टिवेटेड चारकोल पर, तो वो गैसेस अंदर नहीं जा पाई, मतलब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन समझ में आ रहा है? एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। और दूसरी बात, ये जो एडजॉर्प्शन है ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है ध्यान से देखो, ये फिजिकल प्रोसेस होती है, ये एडजॉर्प्शन है, सरफेस फिनोमिना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। देन मैं आपको एडजॉर्बेंट के बारे में बता रहा था। ये एडजॉर्बेंट कौन कौन से हैं? एक्टिवेटेड चारकोल है, कोई मेटल है, प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकल, सिलिका जेल, जिलेटिन, Al2CO3। बायो में हम लोग डाइवर्सिटी में जिलेटिन के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है? देख के बताना, कमेंट्स में बताना मेरे को, जिलेटिन ये क्या होते हैं? अरे यार ये हाइड्रोकोलॉइड होते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। ये अपन को डाइवर्सिटी में पढ़ाया गया था, जरा गौर से देखना, रिवीजन करना इसका, जिलेटिन क्या होता है। कमेंट्स में मेरे को अच्छे से बताना कौन सी एल्गी से मिलता है, ये बताना जरा, ठीक है। नाउ ये मैंने आपको कुछ एडजॉर्बेंट बताए। ये एडजॉर्बेट हुआ, जो जुड़ रहा है, एडजॉर्बेंट है जिनके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन समझ में आया? एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक और फिनोमिना होता है, ये है सॉर्प्शन। ये होता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडी और एबी साथ में हो, यानी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में हो रहे हो, मतलब जैसे ये कोई चीज है, यहां पर क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ भी पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं सरफेस पर भी, और उसके साथ साथ आपको अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलते हैं। अंदर भी आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलते हैं और बाहर भी मिल रहे हैं साथ में पूरे सरफेस पर। तो मतलब सरफेस फिनोमिना भी है और बल्क फिनोमिना भी है, सरफेस फिनोमिना भी है, बल्क फिनोमिना है। दिस इज नोन एज सॉर्प्शन। दिस इज नोन एज सॉर्प्शन। यस और नो? तो ये हमारे पास तीन बेसिक टर्म्स आ गई, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब दोनों चीज़ें पढ़ ली हमने। तो ये जो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन है, मेनली इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों ये एक दूसरे से अलग हैं? तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि ये सरफेस फिनोमिना है और ये बल्क फिनोमिना है। तो यही बात है, सबसे पहला पॉइंट है कि एडजॉर्प्शन क्या है? इंक्रीज कंसंट्रेशन एट सरफेस, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस, एंड आफ्टर दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बल्क, थ्रू आउट द बल्क, पूरे बल्क में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट एक चीज़ होती है कि जो एडजॉर्प्शन जब होता है ना, तो इसमें शुरुआत में तो बड़ा रैपिड रेट से होता है, बड़ा जल्दी जल्दी होता है। शुरुआत में पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मतलब अटैच होने चालू होते हैं, लेकिन जब जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब और की ज़्यादा, भाई ठीक है यार इतना कोई जगह बची नहीं है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम आने लगता है ना, तब ये ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ने का मतलब स्लो हो जाता है, ठंडा पड़ने का मतलब ये स्लो हो जाता है, मतलब नियर इक्विलिब्रियम इसकी रेट कम हो जाती है। स्टार्टिंग में तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है हायर रेट पर, उसके बाद में स्लो हो जाता है। एडजॉर्प्शन इज अ फास्ट प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इज अ फास्ट प्रोसेस, जल्दी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से होता है, यूनिफॉर्म रेट से होता है, स्लो होता है। एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट से होता है आराम से, और ये स्लो होता है। ये तो एक बार जल्दी फिर स्लो हो गया, ये यूनिफॉर्म रेट से और स्लो होता है। देन अब एडजॉर्प्शन के बारे में कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि एडजॉर्प्शन जो है ये पहली बात क्यों होता है, मैं ये मिटा दूँ क्या? देख लो ज़रा, आपको आई होप समझ में आ गया हो। एडजॉर्प्शन के बारे में मुझे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, आपको समझाने हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे ये एडजॉर्प्शन जो है ना, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण होता है। ध्यान से देखना, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण होता है। सर कैसे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण कैसे होता है? जैसे मैंने एक, मान लो कि एक मेटल सरफेस ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि ये प्लेटिनम, प्लेडिनम, निकल, ऐसे मैंने मान लो कि प्लेटिनम मेटल है वो ले लिया, ठीक है। अब प्लेटिनम मेटल है
इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे मेटल आयंस अरेंज्ड होंगे, मेटल एटम्स अरेंज्ड होंगे इसके अंदर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये सारे जो अंदर मेटल के बहुत सारे ये एटम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, तो ये मेटल एटम्स यहाँ पर क्यों हैं, ये भाग क्यों नहीं जाते, ये यहीं प्रेजेंट क्यों हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स होगी ना, अट्रैक्शन फोर्स है तभी तो ये मेटल की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो ज़रा देखो, अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, मतलब जैसे ये वाला पार्टिकल होगा, जैसे एग्जांपल ये लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्टिकल इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये वाला पार्टिकल इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा, मतलब देखो दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस होंगी ना, क्योंकि इनकी एक लैटिस होती है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, तो ये इधर भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है, इक्वल अमाउंट में दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई। आफ्टर दैट इधर इस पे फोर्स लग रहा है, इधर इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब कुल मिलाकर के ये जो बीच वाला जिसको मैंने शो किया, ये वाला मेटल एटम यहीं का यहीं रहेगा, क्योंकि इस पे चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए ये जो सरफेस पर प्रेजेंट हैं एटम्स, इनकी बात की जाए, जरा इसको देखो बेचारे को, ये इसको इधर से तो कोई खींचने वाला मिल गया, कोई प्यार करने वाला इधर से मिल गया, लेकिन इधर भी कोई प्यार करने वाला मिल गया, लेकिन ज़रा इसके दो तरफ और देखो ना, इसको कोई प्यार करने वाला इधर से नहीं मिला, कोई चाहने वाला इधर से नहीं मिला, इधर की तरफ तो कुछ फोर्सेस हैं ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, वो अनबैलेंस्ड हैं। इस पर जो फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, वो अनबैलेंस्ड है, और इस वाले पर फोर्सेस कैसी हैं, बैलेंस्ड हैं। इस वाले पर फोर्सेस कैसी हैं, बैलेंस्ड हैं, यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो ज़रा गौर से देखो, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी, ये क्या करेंगे कि आसपास में जो भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या गैस वगैरह के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो अब जैसे मान लो बाहर की तरफ क्या था, बाहर की तरफ O2 घूम रहा था, ठीक है, O2 घूम रहा था, तो ऑक्सीजन का एटम इधर अट्रैक्ट होगा, तो ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा, कोई यहाँ आके अटैच हो रहा है, यहाँ आके ऐसे करके पूरे सरफेस पर, अगर ऑक्सीजन हम इसको अबंडेंटली दे रहे हैं तो ऑक्सीजन पूरे में अटैच हो जाएगी सरफेस पर, अंदर की तरफ नहीं, केवल सरफेस पर। तो एक बात बताओ बच्चों, सरफेस पर हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है, ये एडजॉर्प्शन हो गया, मतलब प्लेटिनम ने ऑक्सीजन को एडजॉर्ब किया है, दिस इज नॉन एज एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण होता है हमेशा एडजॉर्प्शन, और इन्हीं अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण, यही कारण है कि ये एडजॉर्प्शन सरफेस पर ही हो रहा है। अब समझ में आया कि एडजॉर्प्शन बीच में क्यों नहीं हो रहा, केवल सरफेस पे क्यों हो रहा है। ओके, नाउ अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है Pt.O2, इसका मतलब ये O2 का O2 ये अटैच्ड है, ऑक्साइड अभी तक नहीं बना है, लेकिन कहीं पे आपको क्या देखने को मिल जाए, दूरियां मिट जाएं और प्लेटिनम ऑक्साइड आपको कहीं देखने को मिल जाए। वैसे प्लेटिनम +2 होता है, तो अगर आपको कहीं प्लेटिनम ऑक्साइड देखने को मिल जाए, ऐसे डॉट की फॉर्म में नहीं मिले, प्लेटिनम ऑक्साइड कहीं देखने को मिल जाए, देन दैट विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तब हम बोलेंगे कि क्या हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड में कम, प्लेटिनम का ऑक्साइड बन गया है, तब हम बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो गया है। येस और नो, नाउ दिस इज एंड द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ एड्जॉर्प्शन के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो एड्जॉर्प्शन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो बच्चों जल्दी से बोलो, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा H की जो वैल्यू है, यानी हीट है, हीट एंथैल्पी है, वो कैसी होगी, एंथैल्पी कैसी होगी, डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोल दो, नेगेटिव होगा। वेरी गुड, नेगेटिव होगा। अच्छा, और ये आपको बात याद रखनी है कि दिस एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसके फॉर्मेशन में, मतलब जब ये एड्जॉर्प्शन हो रहा होता है तब एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, यानी एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज, यस और नो, एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है।
तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन आफ्टर दैट ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होती है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी की क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। दोनों बात याद रखना अच्छे से, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडजॉर्प्शन के बारे में मैंने क्या बोला कि ये एक तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी नेगेटिव है। तो आपको ये गिव्स फ्री एनर्जी का एक एक्सप्रेशन याद है ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच क्या है, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एड्जॉर्प्शन होने के लिए ये टेम्परेचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ, पहले ये बात समझ लीजिए कि एग्जाम्पल है वाटर, वाटर एड्जॉर्प्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है वाटर। सो अगर वाटर के साथ हम एनहाइड्रस CaCl2 लेंगे, एनहाइड्रस CaCl2 लेंगे, याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछूंगा इससे रिलेटेड मैं आपसे, एनहाइड्रस CaCl2 लेंगे वाटर के साथ, तब क्या होगा, तब होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, यानी वाटर एब्जॉर्ब होगा, पूरी सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम सिलिका जेल लेंगे, सिलिका जेल लेंगे तो क्या होगा, तो होगा एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन यानी केवल सिलिका जेल के बाहर की सरफेस पर क्या होगा, वाटर आकर के एडजॉर्ब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वाटर है क्या, एडजॉर्बेट है, और ये दोनों एडजॉर्बेंट हैं। यानी अगर हम एडजॉर्बेंट को भी बदल दें तो जैसे इसका नेचर क्या है, एनहाइड्रस CaCl2 का नेचर है कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर वाटर की बात करें तो। और अगर हमने सिलिका जेल लिया है तो इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण वाटर इस पर एड्जॉर्ब ही हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कभी क्यों एब्जॉर्प्शन क्यों हो जाता है और कभी एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बस हमें ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस एग्जांपल। वाटर के साथ एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्प्शन और सिलिका जेल एड्जॉर्प्शन, दिस इज एब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर टेम्परेचर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेम्परेचर का क्या रोल होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ यहाँ पर, आई होप मैं ये मिटा दूँ ना, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या रोल होता है कि पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो ये जो एड्जॉर्प्शन है ना, ये पर्टिकुलरली लो टेम्परेचर पर देखा जाता है, पर्टिकुलरली लो टेम्परेचर पर देखा जाता है। सो एड्जॉर्प्शन इज ओनली पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, नॉट एट हाई टेम्परेचर। वाई? सो देयर इज़ अ रीज़न कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे ना, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जैसे मान लो O2 अटैच है, O2 है, या फिर कोई मान लो H2 अटैच है सरफेस पर, ठीक है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या हो जाता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हें मैं एक तवे पे खड़ा कर दूं और फिर उसके बाद में नीचे से उस तवे को गर्म करने लग जाऊं, नीचे आग जला दूं, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, तुम कूदोगे उस पर, ठीक है। तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तुम मोशन करने लगोगे, तो इसके कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी मोशन जो पार्टिकल्स का होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये जो एड्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी चीज़ की सरफेस पर, ये क्या करेंगे, फिर भागने लग जाएंगे, दूर दूर भागने लग जाएंगे। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो अब दूर दूर भागने लग जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ, एक एड्जॉर्प्शन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगी, जस्ट एड्जॉर्प्शन की अपोजिट प्रोसेस होगी, अपोजिट प्रोसेस जस्ट अपोजिट टू एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विच इज नोन एज डीजॉर्प्शन। नाम से समझ में आ रहा है ना, डीजॉर्प्शन यानी ये रिवर्स, यानी ये पार्टिकल्स यहाँ पर आके अटैच हुए थे सरफेस पर, इसको हमने एड्जॉर्प्शन बोला था, तो यहाँ से जब निकल के बाहर जाएंगे तो इसको बोलेंगे डिजॉर्प्शन। यानी क्या बोल दिया मैंने कि जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो इसीलिए नॉर्मली अगर बात करें तो एड्जॉर्प्शन नॉर्मली लो टेम्परेचर पर ही होता है, एड्जॉर्प्शन नॉर्मली लो टेम्परेचर पर ही होता है। दिस इज कॉन्सेप्ट, लो टेम्परेचर पर ही एक्चुअली एड्जॉर्प्शन होता है, ये चीज़ें याद रखी जाएंगी। नाउ अब मैं तुमसे दो क्वेश्चंस पूछता हूँ, देख एक सेकंड देखना, दो क्वेश्चंस पूछता हूँ तुमसे इससे रिलेटेड।
अगर मैं तुमसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एब्जॉर्ब वाटर, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एब्जॉर्ब, ए बी, एब्जॉर्ब, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी चीजें काम आती हैं? पहला ऑप्शन है सिलिका जेल, पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास सिलिका जेल। मैंने ये पूछा है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी चीजें काम आती हैं? पहला सिलिका जेल, वहां पर ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हेयर जेल। हेयर जेल क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है? तीसरे नंबर पर कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट क्या कर लेता है ये? और ऑन द नंबर 4 वी हैव एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2। तो पूछ रहा हूं मैं कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, यानी पूरा बल्क में, कौन है इनमें से बताओ? अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा एनहाइड्रस CaCl2। अभी जस्ट मैंने बताया था कि एनहाइड्रस CaCl2 क्या करता है? पानी का एब्जॉर्प्शन करता है। और वहां पर मैंने सिलिका जेल के बारे में बताया था, तो सिलिका जेल क्या करता है? ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। क्वेश्चन है कि एडजॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, एडजॉर्ब्ड एसिटिक एसिड पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन है एडजॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? ये एक एडजॉर्बेंट होता है एक्टिवेटेड चारकोल। सो अगर एसिटिक एसिड पर, एसिटिक एसिड एडजॉर्ब हो रहा है एक्टिवेटेड चारकोल पर, तो इस एसिटिक एसिड को क्या बोलेंगे? अगर एसिटिक एसिड का मतलब एसिटिक, क्वेश्चन समझा दूं यार, ये देख, ये एक्टिवेटेड चारकोल है, ये एक्टिवेटेड चारकोल है, इस पर एसिटिक एसिड आ रहा है, एसिटिक एसिड आके इस पे अटैच हो रहा है, ठीक है? तो इस एसिटिक एसिड को क्या बोलेंगे? आपका पहला ऑप्शन है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्बर और एडजॉर्बर। तो ये चीज, दो चीज तो क्लियर हो गई कि एडजॉर्बर और एब्जॉर्बर जैसा कुछ नहीं होता। आंसर इन दोनों में से आएगा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में से, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो कौन सा आएगा? ये क्या होगा? एडजॉर्बेट होगा, क्योंकि इसको एट कर रहे हैं हम, इसको खा रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है एक्चुअली? CH3COG एसिटिक एसिड क्या है? ये ए, ये क्या है? एडजॉर्बेट है। और ये क्या है? एडजॉर्बेंट है। समझ में आ रहा है? सो ये मैंने आपको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया। एक चीज और बच गई है, एक टर्म और है, आई थिंक कौन सी बची है? अभी एक चीज और बच गई है, ऑक्लूजन। ऑक्लूजन बच गया है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं। क्या है? ऑक्लूजन बच गया है। बस छोटी सी बात है, नथिंग इंपॉर्टेंट। एक ऑक्लूजन क्या होता है? मतलब जो मेटल सरफेस होता है ना, मेटल, यहां पर वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वॉइड्स मतलब छेद टाइप से, समझ सकते हो इन चीज। वॉइड्स के बारे में आपको है ना डी ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा क्या होते हैं वॉइड्स। बस इतना समझो कि मेटल सरफेस पर वॉइड्स होते हैं और वहां पर गैसेस, वहां पर गैसेस आकर के क्या हो जाती हैं? एड्जॉर्ब हो जाती हैं, एड्जॉर्ब। वहां पर, सॉरी एब्जॉर्ब लिख दिया ना मैंने, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें लिखने में। सो गैसेस आकर के मेटल के सरफेस पर जो वॉइड्स होते हैं वहां पर एड्जॉर्ब हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्लूजन।
ठीक है। सो इसी के साथ मैंने आपको छोटी मोटी बातें बता दी हैं, पूरा न्यू है अभी तक ये टॉपिक। अभी तक हमें आइसोथर्म्स ये सब पढ़ने हैं, एड्जॉर्प्शन के टाइप्स पढ़ने हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, और भी चीज़ें पढ़नी है। शांति से हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।